हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडु साइंस क्लासेस। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले वीडियो में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लिया था और उसमें हमने क्या देखा था, उसमें देखा था कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, वो ज़रूरी क्यों है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, रूल्स रेगुलेशंस ना हो तो क्या सिचुएशन होगी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। और अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि अगर हम बात करें ज़्यादातर कंट्रीज़ की, अगर दुनिया में ज़्यादातर कंट्रीज़ की बात करें तो सबके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, ज़्यादातर के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और बता दूं को जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भारत का है, ठीक है। एंड इफ वी टॉक अबाउट the time of constitution, means when it was formed, so Indian constitution was formed in year 1949, ठीक है। 1949 में फॉर्म हुआ था, कब? 26 नवंबर 1949 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म्ड, ओके। बट इट वॉज इम्प्लीमेंटेड, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उस टाइम पे लागू नहीं किया गया। इट वॉज जस्ट फॉर्म्ड, अडॉप्ट नहीं किया गया। इट वॉज इनेक्टेड, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 Jan 1950। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 1950। फॉर्म हुआ था 26 नवंबर 1949 को, बट उसको अप्लाई कब किया गया, इम्प्लीमेंट कब किया गया, वो किया गया 26 जनवरी 1950। और इसी वजह से हम लोग अपना रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। इतनी बात तुम लोगों को समझ आ गई होगी। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया का। सो इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। और एक चीज़ और, जो कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में, ठीक है, कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड में, ठीक है, वो ज़्यादातर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे चल रही है, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज इन दिस द पीपल आर सुप्रीम, क्योंकि इसमें किसके पास पावर है? लोगों के पास पावर है। इसी वजह से जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और ज़्यादातर कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कुछ चीज़ें तो पिछले वीडियो में देख ली थी, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाई डज कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पस, ठीक है, कई सारे पर्पस सर्व करता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पर्पसेस हम डिस्कस करने वाले। जैसे कि सबसे पहला जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है वो है इट लेज आउट certain ideals that formed the basis of or the kind of country that form the basis or the kind of country that we aspire to live in, अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो बताएंगे कि वो किस तरीके की सोसाइटी है, या फिर ऐसे कह लो कि जो लोग हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी ही चीज़ें लिखेंगे, कुछ ऐसे प्रोविज़न्स बनाएंगे, कुछ ऐसे नियम उसमें बनाएंगे जो उनको लगता है कि उनके लिए अच्छे साबित होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल में जैसे मैं बात करूँ, अगर तुम लोगों से बोला जाए कि तुम्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने हैं, तुम्हें कुछ अपने आइडियल्स, ये कुछ जो आइडियल्स उसमें डालने हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने हैं, तो अपने अकॉर्डिंग तुम लोग क्या करोगे? मुझे पता है तुम लोग क्या करोगे, ठीक है। तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखोगे? तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखोगे कि हमें सुबह आराम से सोने दिया जाए, हमें सुबह कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, ताकि पेरेंट्स आके तुम्हें ना उठा दे और तुम आराम से 10-12 बजे तक सो। पहला नियम तो ये पक्का तुम डालोगे। कुछ लोग ये ज़रूर डालेंगे कि भैया हमें मोबाइल का फ्री एक्सेस हो, मुझे पता है मोबाइल जब चाहे तब मिल जाए, ये भी एक प्रोविज़न तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालोगे, ठीक है। और अगर बात करें स्कूल की, तो स्कूल में तुम क्या कहोगे? स्कूल में तुम्हारे हिसाब से जो तुम नियम डालोगे, जो मुझे पता है कि तुम कहोगे सर 2 पीरियड पढ़ाई के होंगे और बाकी 6 पीरियड क्या होंगे? गेम्स के होंगे। और लंच का ऐसे कर दोगे कि जब मन आओ तब लंच कर सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तुम अपनी मर्जी से ऐसी चीज़ें डालोगे जो तुम्हारे लिए फ़ायदे की हैं,
यही तो होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस और द काइंड ऑफ कंट्री, मतलब कि तुम किस तरीके की कंट्री में रहना पसंद करोगे, किस तरीके के नियम कानून चाहोगे, जिस सोसाइटी में तुम रहोगे उस तरीके की चीज़ें तुम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालोगे। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी कि भाई क्या तुम लोग क्या चाहते हो, तुम लोग अपने हिसाब से नियम चाहते हो। ऐसे ही जब कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो वहाँ पर कई सारे लोग बैठते हैं, कई सारे लोग बैठते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि भाई अगर हम ये प्रोविज़न डालेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा। अब जैसे तुम अपने हिसाब से बैठ गए तो तुमने अपने हिसाब से नियम बना लिए, लेकिन एक्चुअल में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो वहाँ हर कम्युनिटी के लोग बैठते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें हिंदू भी बैठे थे, मुस्लिम भी बैठे थे, ठीक है, हर कास्ट के लोग थे, ताकि ऐसा ना हो कि एक रिलीजन अपने ही फेवर के सारे नियम कानून बना दे, ऐसा ना हो कि एक कास्ट के लोग अपने ही फेवर के सारे रूल्स रेगुलेशंस बना दे, ठीक है। तो वो डिस्कस करते थे और डिस्कस करने के बाद एक कंसेंसस पे आते थे। कंसेंसस मतलब है एक पॉइंट पर आते थे जिस पे सब एग्री करते थे और वो रूल और रेगुलेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है। तो मेरे समझाने का बस इतना था कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस डालें जो लोगों के लिए बेस्ट हों, जो हमारे लिए बेस्ट हों। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तुम प्रोविजंस पढ़ लोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर नियम और रूल्स रेगुलेशन पढ़ लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भारत के लोग किस तरीके की गवर्नमेंट और किस तरीके की पॉलिसीज़ और किस तरीके के नियम कानून चाहते हैं, ठीक है। देखो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी है। हमने इक्वलिटी डाला है कि यहाँ पर सब लोग बराबर होंगे, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई और सारी जाति के लोग क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वलिटी डाला हमने, फ्रीडम डाला। हम क्या चाहते हैं, यहाँ के लोग चाहते थे फ्रीडम, तो उन्होंने फ्रीडम भी डाला कॉन्स्टिट्यूशन में कि दैट ऑल आर फ्री। तो ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बता देती है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता देता है कि भाई किस तरीके की सोसाइटी में हम रहना पसंद करेंगे, उस तरीके की हम पॉलिसी बनाते हैं, किस तरीके के हम नियम और कानून बनाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एक एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हें, किसका, नेपाल का एग्जांपल दिया है, ठीक है। नेपाल के एग्जांपल में क्या दिया है, नेपाल का एग्जांपल दिया है कि भाई 1990 में नेपाल का एक किंग था ज्ञानेंद्र। इसने क्या किया, वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप था जो उसके दादा वगैरह ने बनाया होगा, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टाइप का था, जो कि इसने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। कब, 1990 में। और इसने यहाँ पर क्या एस्टेब्लिश कर ली, मोनार्की टाइप का रूल कर लिया। मोनार्की में क्या होता था, मोनार्की एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर किंग रूल करता है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स, उनके कुछ एडवाइज़र की मदद से। वहाँ पे सुप्रीम अथॉरिटी कौन होगा, किंग। तो वहाँ का ज्ञानेंद्र क्या किंग बन गया, ठीक है। और तो फाइनल अथॉरिटी किसके हाथ में आ गई, किंग के पास आ गई। अब भाई जो उसके मन में आएगा वो करेगा। तो लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आई। लोगों ने क्या किया, लोगों ने किया प्रोटेस्ट, मतलब कि सड़क पे आ गए, रैली की, धरना दिया, स्ट्राइक किया, प्रोटेस्ट किया, मूवमेंट की, है ना। और फाइनली उनको 2008 में, ठीक है, 2008 में किंग ज्ञानेंद्र को हटा दिया और किंग ज्ञानेंद्र को अपनी पोजीशन से हटना पड़ा और फाइनली उन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप कर लिया, ठीक है। डेमोक्रेसी वहाँ पर लेके आ गए वो इन 2008। और 2015 में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस मेंशन किए, लिखे, और जो कि वहाँ के लोगों के लिए बढ़िया थे। तो देखो लोग क्या थे, नेपाल के लोग इस तरीके का रूल, इस तरीके की नियम नहीं चाहते थे कि जहाँ पर एक ही आदमी के पास सारी पावर आ जाए और वो जो चाहे वो करे, वो लोगों का ख्याल ना रखे। तो इस वजह से वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करके वहाँ की जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, जहाँ पर मोनार्की फॉर्म में क्या होता है, राजा के पास मेन पावर होती है, तो वो किंग को हटा के प्रोटेस्ट किया, उन्होंने किंग को हटाया। 2008 में वहाँ पे उन्होंने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर ली। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोगों के पास पावर होती है। और 2015 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन में अपने नियम कानून लिख दिए गए कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है। तो ये तो था तुम्हारा इस वाले पॉइंट का मतलब, है ना। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, पढ़ो भाई, सेकंड पॉइंट बुक में ही दे रखा है। मैंने कहा जब भी तुम एसएसटी पढ़ो या कोई भी चीज़ पढ़ो, अपनी एनसीईआरटी बुक साथ लेके बैठो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर बता देती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बता देता है कि कंट्री में किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है। अब पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है ये भी तो समझना जरूरी है।
देखो तो पॉलिटिकल सिस्टम मतलब होता है कि वो वहाँ किस तरीके की गवर्नमेंट है, ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जब तुम किसी भी कंट्री का पढ़ोगे तो पढ़ के तुम्हें समझ आ जाएगा कि वहाँ पर किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि किस तरीके की वहाँ पर गवर्नमेंट है, किस तरीके की गवर्नमेंट है, कि वहाँ डेमोक्रेसी है, क्या वहाँ मोनार्की है, क्या वहाँ पर डिक्टेटरशिप है ना। तो जैसे इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन तुम पढ़ोगे तो एकदम प्रियम्बल में ही लिखा है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, ओके, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोवरन कंट्री, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सोवरन है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। ऐसे ही जब तुम किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो उसमें एकदम पढ़ के ही समझ आ जाएगा कि वो किस तरीके की गवर्नमेंट है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें चाइना की, ठीक है, चाइना अपने आप को बताता है कि वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक पार्टी का रूल नहीं होता है, डेमोक्रेसी में कई पार्टीज रूल करती हैं। जैसे इंडिया में भाजपा है, कांग्रेस है, समाजवादी है, बहुजन समाजवादी है, AIDMK है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक है। लेकिन चाइना में सिर्फ एक ही पार्टी है, और जब एक ही पार्टी है तो तुम इलेक्ट कैसे करोगे, तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं बची, और जब तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं बची तो काय की डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो वो होती है कि हमें पसंद नहीं आई ये वाली पार्टी, हम दूसरे को लेके आएंगे, बट यू हैव नॉट एनी चॉइस, तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। सो व्हाट विल यू डू, सिंपली यू हैव टू री-इलेक्ट द सेम पार्टी। तो वो एक ही पार्टी का रूल हो गया है, तो डिक्टेटरशिप टाइप ही का हो गया, एक तरीके से मोनार्की टाइप ही हो गया, ठीक है। तो चाइना में ये हालत है। अगर तुम नॉर्थ कोरिया की बात करो तो इसका तो बड़ा फेमस है, एक डिक्टेटर है, यहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वो है वहाँ का जो तुम्हारा डिक्टेटर है वो क्या है, किम जोंग अन। उसके तो जो मन में आता है वो करवा देता है, वो अपने चाचा को ही मरवा तोप से उड़वा दिया है ना, उसने ऐसे ऐसे नियम बना दिए हैं जो तुम फॉलो कर नहीं पाओगे वहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें, तो मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बता देता है, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चल जाता है कि कंट्री में किस तरीके की गवर्नमेंट है, क्या वो मोनार्की है या वो डेमोक्रेटिक है या फिर डिक्टेटरशिप है। जिस भी तरीके की गवर्नमेंट होगी वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के समझ आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई सारी कंट्रीज़ ने अपने आप को डेमोक्रेटिक दिखाया हुआ है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने डेमोक्रेटिक लिख लिया, लेकिन उनसे सिर्फ नहीं पता चलता, जब उनके तुम अंदर के प्रोविज़न भी पढ़ोगे, है ना, और भी नियम कानून पढ़ोगे, जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे और तुम उसको रियल लाइफ में देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा दैट इट इज़ंट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वही चीज़ किसके साथ है, चाइना के साथ है, ठीक है। ऐसे कल को कहने लगे किम जोंग अन नॉर्थ कोरिया कहने लगा कि हम भी डेमोक्रेटिक हैं, तो भाई तुम्हारे कहने से थोड़ी हो गया, वो तो दिख रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारी सेकंड पॉइंट हो गया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है किसी कंट्री, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि वो कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। पहली चीज़ क्या था, पहली चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से हमें ये फ़ायदा है कि हम जैसी चाहे, जिस तरीके की सोसाइटी चाहे उस तरीके की सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस लिख सकते हैं। तो वो अपने आइडियल्स बता देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो सोसाइटी जो है उस कंट्री की वो किस तरीके की है, ठीक है। तो ये तो हो गई दूसरी चीज़। अब बढ़ते हैं हम इसके तीसरे रीज़न की तरफ, ठीक है। तीसरा रीज़न है इट प्रोटेक्ट्स द पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द पीपल फ्रॉम पावरफुल अथॉरिटी। कई बार ऐसा होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें पावरफुल अथॉरिटी से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो पावरफुल अथॉरिटीज़ होती हैं वो कभी कभी अपनी पावर का मिसयूज़ करती हैं। अब जैसे पावरफुल अथॉरिटीज़ की बात करें तो इसमें कौन सी आ जाएंगी, जैसे कि पुलिस हो गई, पुलिस भी एक तरीके से पावरफुल अथॉरिटी है, हमारे MP MLA हो गए, है ना, ये सारे हो गए। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तो वो क्या है, सारे पावरफुल हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, और भी कई तरीके के पावरफुल ऑफिशियल्स हैं। तो अगर वो किसी तरीके के अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं, ठीक है, मिसयूज़ ऑफ पावर ये कभी भी कर सकते हैं और होता भी है, तुम लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। जैसे कि सपोज़ करो एक एग्जांपल लेते हैं, पुलिस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पुलिस मान लो किसी के घर जाती है, ठीक है, और किसी ने सपोज़ किया जुर्म किसी और ने किया था, क्राइम किसी और ने किया था, और वो किसी दूसरे इंसान को पकड़ लाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो गया। तुम्हारे पास पावर है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम कुछ भी करोगे। तो ऐसे केस में कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल्स बना रखे कि सपोज इफ एनीवन वायलेट्स द लॉ देन ही कैन मूव टू द कोर्ट। वो कहाँ जा सकता है, वो जुडिशरी जा सकता है। कहाँ जा सकता है, जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ जाएगा और वो उस ऑफिसर के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ अपनी कंप्लेन फाइल करेगा कि मेरे को गलती से इन्होंने और गलत तरीके से मुझे अरेस्ट कर लिया है, जो कि मैंने क्राइम नहीं किया है।
तो जुडिशरी उस टाइम पर क्या देगी, जुडिशरी इस टाइम पर क्या देगी, जस्टिस प्रोवाइड करेगी। अगर सपोज करो पुलिस ने कुछ गलत किया तो देन द जुडिशरी विल पनिश द पुलिस और इट विल यू कैन से इनिशिएट द इंक्वायरी ऑफ अदर अथॉरिटीज। इंक्वायरी शुरू करेगी और जो फाइनल जो पता चलेगा कि अगर पुलिस की गलती होगी तो पुलिस को उस तरीके का जुर्माना या उसको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे रूल्स बना रखे हैं हमें हमारी कंट्री में या हर किसी कंट्री में जिससे पावरफुल अथॉरिटी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकती। अगर सपोज करो एमपी और एमएलए कोई गड़बड़ करता है, सपोज करो एमपी एमएलए गड़बड़ करता है, यानी कि गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ही तो होते हैं एमपी एमएलए, भाजपा के एमपी एमएलए, यानी कि भाजपा की गवर्नमेंट गड़बड़ कर रही है। सपोज करो कोई एमपी एमएलए है, वो तुम्हारे इलाके में अगर गुंडागर्दी करता है या किसी तरीके का तुमने काम बोला हुआ है, बोला था इन्होंने ये करेंगे वो करेंगे और नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल में बीमार पड़ा हुआ है बट हॉस्पिटल की अथॉरिटी से वो कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, वहाँ के ऑफिसर्स कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इस टाइम पर क्या होगा, इस टाइम पर हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे कुछ अधिकार हैं, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट अगर हमारे कोई वायलेट करता है तो जैसे मान लो हॉस्पिटल में कोई हमारा इलाज नहीं कर रहा है ना, जिसका मतलब क्या है, अगर हॉस्पिटल में कोई हमारा इलाज नहीं कर रहा है इसका मतलब हमारी लाइफ जा सकती है, तो राइट टू लाइफ हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ऐसे केस में तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात कहोगे, सुप्रीम कोर्ट उस हिसाब से फिर एक्शन लेगा उस अथॉरिटी के खिलाफ। जैसे एमपी एमएलए हैं, अगर कुछ गड़बड़ करते हैं, फंडामेंटल राइट्स तो हैं ही, तो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग तुम जा सकते हो। सपोज करो एमपी एमएलए जो हैं स्कूल्स नहीं बनवा रहे हैं तुम्हारे एरिया में, तो अगर स्कूल्स नहीं बनवा रहे हैं यानी कि वो राइट टू एजुकेशन को वायलेट कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन क्या, फंडामेंटल राइट है, तो इस तरीके का अगर कोई करता है तो तुम कोर्ट जाओगे और कोर्ट से इस फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग कोर्ट जाओगे और कोर्ट उस फैसला सुनाएगी जिसमें एमपी एमएलए को स्कूल्स वगैरह बनाने पड़ेंगे। और भी इससे ज़्यादा पावरफुल अथॉरिटी और पावरफुल चीज़ लोगों के पास क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है, वो क्या दी है, वो हमें दिया है इलेक्शन। क्या दिया है, इलेक्शन, यानी कि लोग चाहें 5 साल के बाद अगर लोगों को लगा कि एमपी एमएलए ने अपनी पावर का मिसयूज़ किया, अथॉरिटी का मिसयूज़ किया और लोगों के लिए काम नहीं किया, तो क्या करेंगे, तो लोग चाहेंगे तो अगले इलेक्शन में वो इनको इलेक्ट ही नहीं करेंगे, दे विल इलेक्ट समवन एल्स, वो दूसरी किसी पार्टी को इलेक्ट करेंगे, दूसरे एमपी एमएलए को इलेक्ट करेंगे जो उनके लिए काम करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। दैट्स वाई द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वाई पीपल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो तुम्हें दूसरी चीज़ समझ आ गई होगी। तुम्हारे बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बुक में क्या दिया हुआ है, एक सुरेश और अनिल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। सुरेश और अनिल की मान लो खानदानी दुश्मनी थी उनकी कुछ, ठीक है, हमारी बुक में है, उनकी मान लो कोई खानदानी दुश्मनी थी, तो सुरेश को एक दिन मौका मिल गया। क्या मौका मिल गया कि उसकी टीचर ने बोला कि तुम क्लास को माइंड करो, तब तक मैं आ रही हूँ। तो सुरेश को मौका मिला, खानदानी दुश्मनी थी, उसने कहा आज मैं फंसाऊंगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, जैसे ही टीचर आई और टीचर को बोल दिया कि मैम ये डिस्टर्ब कर रहा था क्लास को, या जो भी तरीका था उसने बता दिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें अनिल को पनिशमेंट मिल जाएगी, ठीक है, उसका बदला पूरा हो जाएगा जो भी कुछ था। बट इससे क्या हो रहा है, जो अथॉरिटी थी इसमें पावरफुल अथॉरिटी थी, वो क्या कर रही है, अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़, अगर ऐसी चीज़ें ना हो, अगर चाहते हो सोसाइटी में ऐसी चीज़ ना हो, कंट्री में ऐसी चीज़ें ना हो, कोई पावरफुल अथॉरिटी अपनी मिसयूज़ ना करे, इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग प्रोविज़न हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट है, जैसे कि जुडिशरी है ना। अगर जुडिशरी ना हो, फंडामेंटल राइट्स अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ना लिखे हों, तो क्या होगा, पुलिस जो मनाएगा वो करती रहेगी, एमपी एमएलए जो मनाएगा वो करते रहेंगे। लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे नियम लिखे हुए हैं जिससे क्या होता है, जिससे इन लोगों को डर रहता है कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है। दैट्स वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरे ख्याल से ये 2 पॉइंट तुम लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। तीसरा पॉइंट था। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट जो है वो ये कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट प्रोटेक्ट्स द लेस पावरफुल ग्रुप और लेस डोमिनेंट ग्रुप फ्रॉम मोर पावरफुल ग्रुप, ठीक है। देखो ये क्या कर रहा है, इट प्रोटेक्ट्स द पावरफुल लेस पावरफुल, इट प्रोटेक्ट्स द लेस पावरफुल और लेस डोमिनेंट ग्रुप या फिर कम्युनिटी बोल दो, कम्युनिटी फ्रॉम मोर पावरफुल ग्रुप। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो लेस पावरफुल ग्रुप हैं, ठीक है, या सोसाइटी में कई सारी कम्युनिटीज़ हैं जो डोमिनेंट नहीं है, जो उतनी पावरफुल नहीं है, ठीक है, उनको कभी कभी क्या किया जाता है, जो पावरफुल ग्रुप होते हैं उनके द्वारा उनका
एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उनके द्वारा उनको डोमिनेट किया जाता है, उनके साथ कभी कभी गलत तरीके का बर्ताव भी किया जाता है। तो ऐसे केसेस में भी कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसी चीज़ है जो उन लोगों को, लेस पावरफुल लोगों को या लेस पावरफुल कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करता है, यानी कि उनको जस्टिस प्रोवाइड करता है। और कैसे करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करेगा ये काम, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे रहेंगे जो लेस पावरफुल और लेस डोमिनेंट ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें पावरफुल, अगर हम बात करें तो जो पावरफुल ग्रुप होंगे वो कैसे होते हैं, देखो पावरफुल ग्रुप 2-3 तरीके से हो सकते हैं। अगर कोई पावरफुल ग्रुप है या कम्युनिटी है सपोज करो, तो ये कब होंगे, ये 2 तरीके से होंगे। या तो इनके पास पावर मनी ज़्यादा हो, यानी कि ये रिच हों, ठीक है, क्योंकि पैसा होगा तो ये कुछ भी कर सकते हैं, या फिर ये मेजॉरिटी में हों। क्या हों, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब होता है, याद रखना, मेजॉरिटी का मतलब होता है जो संख्या में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूं, क्लास की अगर बात करो तो क्लास में सपोज करो तुम्हारी क्लास में 40 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 40 में से 30 बॉयज़ हैं, ठीक है, 40 टोटल हैं, ठीक है, टोटल, जिसमें से 30 जो हैं वो बॉयज़ हैं, ठीक है, और जो 10 हैं वो गर्ल्स हैं, ठीक है। अब देखो मेजॉरिटी का मतलब क्या बताया मैंने, मेजॉरिटी का मतलब होता है कि जो ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो इसमें ज़्यादा संख्या में कौन है, बॉयज़, यानी कि बॉयज़ क्या है, मेजॉरिटी में हैं, ठीक है। और लेस संख्या में कौन है, कम संख्या में कौन है, गर्ल्स। और जो कम संख्या में होते हैं उनको हम बोलते हैं माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी में कौन है, गर्ल्स, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि भाई जब लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी ग्रुप के पास, है ना, या किसी कम्युनिटी के पास ज़्यादा पैसा हो गया, तो भाई वो पावरफुल हो गया और वो कुछ भी कर सकता है ना। तो पैसे की दम पे लोग कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, अगर वो ज़्यादा संख्या में है, अगर उनकी मेजॉरिटी है, बहुत ज़्यादा संख्या में है, तो भी वो गवर्नमेंट को या फिर किसी भी चीज़ को वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आसानी से, है ना। जैसे कि अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा कौन सा, मेजॉरिटी में कौन सा रिलीजन है, मेजॉरिटी में हिंदू है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम माइनॉरिटी में कौन सी बात करें तो माइनॉरिटी में कई सारे रिलीजन है, जैसे सिख हो गए, है ना, क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, ये क्या है, माइनॉरिटी में। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में सबसे ज़्यादा क्या है, क्रिश्चियन है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मेजॉरिटी में कौन है, मुस्लिम है। तो होता क्या है, जब किसी एक कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हो जाते हैं, जब एक कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हो जाते हैं या फिर उसके पास ज़्यादा पैसा या रिच हो जाते हैं, तो वो लेस पावरफुल लोगों को, लेस पावरफुल ग्रुप्स को दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि सारा कंट्रोल उनके पास आ जाए। तो ऐसे केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो लेस पावरफुल लोगों को या माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। जैसे कि अब हम बात करते हैं गर्ल्स बॉयज़ की। इंडिया में अगर रेशियो देखा जाए तो वुमेन कम है और मैन ज़्यादा है। अगर जॉब की बात करें तो मैन ज़्यादा जॉब कर रहे हैं और वुमेन कम कर रही हैं। अगर हम पुरानी बात करें 100 साल पहले की, तो 100 साल पहले की अगर तुम बात करोगे तो उस टाइम पर तो गर्ल्स से 1% होंगी शायद जो जॉब करती थी बाहर, ठीक है। बाकी 99% मेल ही थे, जो मैन ही थे जो बाहर काम करते थे, है ना। तो ऐसे केस में क्या हो रहा था, जो मेजॉरिटी थी, जो मेल सेक्शन था, वो नहीं चाहता था कि वो वुमेन्स को सपोर्ट किया जाए। बहुत कम लोग थे जो वुमेन्स को सपोर्ट करते थे। तो ऐसे टाइम पर क्या हुआ, जब इंडिया आज़ाद हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे बनाए जिससे वुमेन्स को भी ये राइट मिल सके, उनके लिए कुछ सीटें रिजर्व कर दी गई कि इतनी वुमेन तो जॉब करेंगी ही करेंगी। इससे क्या हुआ, उन लोगों को उतना ज़्यादा जॉब मिला, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग कम्युनिटीज़ को जो कि लेस पावरफुल हैं, लेस डोमिनेंट हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाता है, रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। इसीलिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। दैट्स वाई अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वाई अ पीपल नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। अच्छा हाँ, तुम्हारे बुक में एक कॉमिक दे रखा है, एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ का एग्जाम्पल है, क्लास का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या हो रहा है कि भाई बॉयज़ बोल रहे हैं कि हम क्रिकेट खेलेंगे और गर्ल्स चाह रही हैं कोई दूसरा गेम खेलना। तो होता क्या था, होता ये है कि भाई टीचर के पास जाते हैं, गर्ल्स जाती हैं कि मैम हमको तो हमेशा क्रिकेट ही खेलना पड़ता है, तो आप हमारी बात सुनिए कि हम जो चाहते हैं वो गेम खिलाइए। तो होता क्या है, होता ये है कि ऐसे टाइम पे फिर बॉयज़ भी बोलते हैं कि नहीं नहीं मैम हम तो ये खेलना चाहते हैं, दोनों में टसल सिचुएशन हो जाती है, कन्फ्लिक्ट वाली हो जाती है। तो उस टाइम पर टीचर क्या बोलती है कि चलो इलेक्शन करवा लेते हैं, जो ज़्यादा संख्या में होंगे वही गेम दे देंगे हम, ठीक है। तो देखा कि वहाँ भाई बॉयज़ मेजॉरिटी में थे, उनकी संख्या ऑलरेडी ज़्यादा थी भाई, तो वो उनकी सब मेजॉरिटी इकट्ठे हो गए एक तरफ, उन्होंने कहा हम सारे क्रिकेट खेलेंगे, गर्ल्स ऑलरेडी कम थी। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या हुआ, इसमें इनजस्टिस हो गई गर्ल्स के साथ। तो इसी इनजस्टिस को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में नियम बना दिया जाए, जैसे क्लास में नियम बना दिया जाए
कि भाई बॉयज़ के लिए सेपरेट गेम है, अगर वो जो चाहे वो खेल सकते हैं। सिमिलरली गर्ल्स अपना कोई भी गेम से सिलेक्ट कर सकती हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बॉयज़ खेलेंगे वही गर्ल्स खेलेंगे, ठीक है। तो ऐसा नियम बना दिया जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे नियम कहाँ होते हैं? ऐसे नियम कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं। इसी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कंट्री और फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम इसके लास्ट पॉइंट की तरफ, है ना। जो भी मतलब इस वीडियो को देख रहा है और अगर इसे समझ आ रहा है ना, तो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, है ना। और नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट करके बताओ कि सर हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। तुम लोगों का भला हो रहा है, हम लोगों का भी भला हो जाए, है ना। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। देखो, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट सम टाइम कॉन्स्टिट्यूशन इट सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। बोले ये कैसा पॉइंट है? ये क्या बोल रहा है? इट सेव्स अस, कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमसे ही बचा रहा है, ये क्या मतलब हुआ? देखो, इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं, बट ऐसी सिचुएशन में हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है उस तरीके के फैसले लेने से, उस तरीके के डिसीजन लेने से। जैसे कि एग्जांपल है, कई बार क्या होता है कि ना लोग फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डेमोक्रेसी में तो कहीं डेवलपमेंट हो नहीं रही, अभी भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। चाइना देखो, चाइना डेमोक्रेटिक नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इससे तो अच्छा है कि चाइना जैसा रूल हो जाए, वन पार्टी का रूल आ जाए। पर अगर लॉन्ग टर्म में सोचा जाए तो क्या चाइना में जो रूल है, चाइना में जो तरीके की गवर्नमेंट है, वैसी गवर्नमेंट चाहते हो? नहीं, क्योंकि वहाँ लोगों के पास फ्रीडम नहीं है। वहाँ पे जो वो पार्टी चाहती है वही होता है, ठीक है। तुम ऐसा नहीं होगा कि तुम मतलब अगले 5 साल बाद दूसरी गवर्नमेंट इलेक्ट कर लो, तुम्हें उसी से ही रूल करना पड़ेगा। और वो जब सिंगल पार्टी का रूल आ जाएगा ना, तो उसके जो मन में आएगा वो करेगी, क्योंकि उनको पता है कि उनको कोई हटा नहीं सकता। समझ रहे हो? अगर मैं तुमसे अगर सिंपल अभी पूछूं, कई लोग कहते होंगे कि सर चाइना जैसा हो जाए। कई सारे लोग, मैंने बड़े लोगों को भी सुना है, बोलते कि सर चाइना ज़्यादा डेवलप्ड है तो चाइना की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया से अच्छी है। लेकिन अगर मैं पूछूं तुम लोगों से कि तुम लोग चाइना जाना चाहोगे या यूएस, तो ज़्यादातर बोलेंगे सर हम तो यूएस जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ फ्रीडम है और वो भी एक डेवलप्ड है, डेमोक्रेटिक है लेकिन वो भी तो डेवलप्ड है। हो सकता है इंडिया कुछ और कारणों से पीछे छूट गया हो, लेकिन इंडिया में कई सारी चीज़ें अच्छी हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम जब चाहो मन चाहे वो कर सकते हो। रात को 12 बजे मन है बाहर निकलने का, निकल गए, है ना, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। इंडिया गेट चले गए, कुतुब मीनार चले गए। लेकिन अगर तुम नॉर्थ कोरिया और चाइना में फंस जाओ ना, नॉर्थ कोरिया में ऐसे नियम है, चाइना में ऐसे नियम कि 8 बजे के बाहर नहीं निकल सकते, निकल गए तो जेल के अंदर। जो वो पढ़ा रहे वही पढ़ना पड़ेगा। इंटरनेट बैन है, फेसबुक कहाँ से चलाओगे, व्हाट्सएप कहाँ से चलाओगे? समझ रहे हो? तो इस वजह से क्या है कि कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट होकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो कि सही नहीं होते हैं। तो कभी कभी लोग सोचें, भारत के नेताओं के मूड में आ जाए कि नहीं अब तो हम कॉन्स्टिट्यूशन बदल के एक चाइना जैसा करेंगे कि चाइना ज़्यादा डेवलप हो रहा है, हम भी वही फॉलो करेंगे तो हम भी डेवलप हो जाएंगे। तो ऐसा फैसला हम ना ले पाएँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे नियम कानून मेंशन हैं जो कि वो फैसला लेने से रोकेंगे। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना इम्पॉसिबल है एक तरीके से देखा जाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट चाहिए और ऐसा कभी होगा नहीं कि 100% लोग सपोर्ट करेंगे। तो इतने मुश्किल और डिफ़िकल्ट रूल्स और रेगुलेशंस उसमें लिख दिए हैं कि कोई भी इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आसानी से चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, अब एक तुम्हारी बुक में एग्जाम्पल दिया है वो देख लेते हैं। उसमें एक गर्ल का एग्जाम्पल है, उस लड़की का एग्ज़ाम होता है अगले दिन, है ना। तो उसने कुछ चैप्टर पढ़े नहीं होते हैं और वो सीरियल, एक इम्पॉर्टेंट सीरियल है उसका, जो ज़रूरी सीरियल है, जो उसको बहुत फेवरेट सीरियल है, वो आ रहा होता है और पूरी फैमिली वाले रोज़ मिल के इकट्ठे देखते हैं। अब उसके दिमाग में ये आ रहा है कि ये सीरियल मेरा छूट जाएगा अगर मैं पढ़ूंगी, और नहीं पढ़ूंगी तो ये चैप्टर छूट जाएंगे। तब उसका मन क्या है कि सीरियल देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। तो अगर वो ये डिसीजन ले तो क्या वो डिसीजन सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में वो उसका खुद का डिसीजन उसके लिए गलत साबित होगा। अगर वो पढ़ेगी नहीं और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे उन चैप्टर से, तो फिर वो क्या करेगी? तो ऐसे केस में वो फैमिली के पास जाती है, बोलती है कि आज ये सीरियल अगर आप सब लोग ना देखें तो मेरा भी मन नहीं करेगा। तो घर वाले कहते हैं ठीक है, नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फैमिली एग्री कर जाती है और जब अगले दिन एग्ज़ाम देती है तो उसको समझ आता है कि हाँ बिल्कुल सही डिसीजन था, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे रूल्स होंगे कि तुम चाहकर भी अगर कुछ गलत करना चाहोगे तो गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। कभी कभी हम अपने लिए खुद ही आफत बन जाते हैं
तो ऐसे टाइम पर कौन बचाता है? कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है। इसीलिए कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। तो अगर क्वेश्चन आता है दैट व्हाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, देन यू हैव टू राइट ऑल दीज 4 पॉइंट्स, ऑल दीज 5 पॉइंट्स। मेरे ख्याल से वीडियो समझ आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट करके बताओ कि क्या समझ नहीं आया, ठीक है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब